गांव के किनारे धूल भरे कच्चे रास्तों से घिरा एक शांत लेकिन संघर्षों से भरा इलाका था। यहाँ की झोपड़ियों में हवा की जगह गरीबी का बोझ ज्यादा महसूस होता था। इन्हीं में से एक थी नरेश की कच्ची सी झोपड़ी। फूस की छत में कई जगह से टपकते पानी के दाग थे, मानो बारिश के मौसम में ये घर खुद रोता हो। घर के कोने में एक टूटा हुआ लकड़ी का पलंग पड़ा था और उसके बगल में मिट्टी का चूल्हा जिसमें बस राख बची थी। कोने में रखा अनाज का मटका खाली था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेश और उसके परिवार के सपने। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को है? बेटा, तेरे बाबा लकड़ी बेच कर आएंगे, तब रोटियां बनाऊंगी। थोड़ी देर और इंतजार कर ले। राजू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूम उम्मीद थी। उम्मीद की शाम को शायद पेट भर जाएगा। माँ ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और फिर खुद रसोई के खाली बर्तनों को देखकर चुपचाप आह भर ली। तभी नरेश खाली हाथ आता है। ये क्या, तुम आज भी लकड़ियां काट कर नहीं लाए? भाग्यवान, आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। लकड़ियां बारिश के कारण सूख नहीं पाई हैं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग दे रही थीं, नरेश और उसका बेटा राजू जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन इनके कदम धीमे नहीं पड़ते थे। नरेश के कंधे पर पुराना जंग लगा कुल्हाड़ा था और राजू के हाथ में रस्सी, जिससे लकड़ियों का गट्ठर बांधना था। राजू, जल्दी करना। सूरज निकलने से पहले जितनी लकड़ी काट लेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ बाबा, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। ठंड को भूल जा बेटा। जब भूख लगती है ना, तो ठंड और गर्मी सब एक जैसे लगते हैं। जंगल में पत्तों की सरसराहट थी। बीच बीच में किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती तो राजू का दिल जोर से धड़कने लगता। नरेश ने एक बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। दोनों पेड़ों की मोटी शाखाओं पर कुल्हाड़ा चलाने लगे। लकड़ी के टुकड़े गिरते ही मिट्टी पर भारी आवाज होती और साथ में उड़ती मिट्टी की खुशबू। लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर कंधे पर उठाए नरेश और राजू बाजार पहुंचे। यहाँ की भीड़ भाड़, आवाजें और मोल भाव की बातें, सब गरीब के लिए अलग ही संघर्ष होती हैं। नरेश, लकड़ी तो ठीक है, लेकिन इस बार दाम कम मिलेगा। बाजार में माल ज्यादा आ गया है। पर भाई, घर में खाने को कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा दाम दे दे। अरे जो मिलता ले ले, वरना कोई और ले जाएगा। मजबूरी में नरेश ने पैसे लिए। वो जानता था कि इतने पैसों में बस थोड़ा आटा और तेल ही आएगा और बाकी चीजों के लिए फिर उधार मांगना पड़ेगा। सामान लेकर दोनों चुपचाप घर लौट गए। रास्ते में बस पैरों की थकान और पेट की भूख उनके साथ थी। गांव में खबर फैली कि जमींदार के खेत में मजदूर चाहिए। नरेश ने सोचा, कम से कम कुछ दिन का काम तो मिल जाएगा। वो राजू का हाथ पकड़कर सीधा हवेली पहुंचा। तुम लोग काम कर पाओगे? खेत में मेहनत आसान नहीं होती। साहब, गरीब आदमी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। जमींदार ने थोड़ी देर सोचा। शायद उसे नरेश की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने सिर हिलाया और दोनों को खेत में काम करने भेज दिया। तेज धूप में पसीने से तरबतर होकर दोनों खेत जोतने लगे। गर्म मिट्टी से उठती भाप और धूप के चुभन के बीच दोनों के हाथ थक गए थे, लेकिन मेहनत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। खेत में पानी भर गया। राजू, हमारी छोटी सी फसल बर्बाद हो जाएगी। बाबा, हम मेहनत करेंगे ना, भगवान जरूर मदद करेगा हमारी। बारिश रुकने के बाद नरेश पास की दुकान से उधार लेने गया। भाई, थोड़ा आटा और दाल दे दो, अगले हफ्ते पैसे चुका दूंगा। नरेश, कब तक उधार लेता रहेगा?
कभी चुकाने का भी सोच। लोग कहते हैं तुम बस खाने के लिए काम करते हो, बचाने के लिए नहीं। पास खड़े गांव वाले हंसने लगे। नरेश और राजू सुबह से रात तक काम करते रहे। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। बेटा, गरीबी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत है और वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। एक दिन खेत की खुदाई करते समय उनके कुल्हारे से कुछ सख्त चीज टकराई। बाबा, ये क्या है? ढक्कन खोला तो सोने के सिक्के चमक उठे। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। बेटा, ये जमींदार साहब की है। हमें ये खजाना उन्हें लौटा देना चाहिए। ठीक है बाबा। साहब, ये आपकी जमीन से मिला है। तुमने चोरी नहीं की? अरे, आजकल तो लोग अपनों का हक भी छीन लेते हैं। तुम ये मेरे पास क्यों लाए हो? बाबा ने सिखाया है, जो हमारा नहीं वो हमें नहीं चाहिए। तुम जैसे लोग आज भी हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है और मैं अपनी जमीन का आधा हिस्सा तुम्हें देता हूं। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, अब हम और लोगों की भी मदद करेंगे। हाँ बेटा, यही असली इंसानियत है। ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।